किताब कहानी में आपको खुश आमदीद। आज मन्नत कहानी का चौथा एपिसोड शाया करने जा रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको मिल सके बाआसानी खूबसूरत कहानियाँ। शुरू करते हैं कहानी। बेटा, क्या हुआ था तुम्हें? सायरा बेगम ने इसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए पूछा। मन्नत को कुछ देर पहले वाला वाकया याद आया। इसके चेहरे पर खौफ ने जगह ले ली। मन्नत बेटा, तबीयत ठीक तो है? मन्नत उठते हुए बोली। वो थकन की वजह से चक्कर आ गए थे। मन्नत ने सर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा चलो तुम यहाँ आराम करो, हम सब अब जाते हैं, और अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को चलते हैं। हमजा बहुत फिक्रमंद हुआ। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्नत ने फीकी मुस्कुराहट मुस्कुराई। ठीक है, आराम करो। हमजा और वो सब कमरे से चले गए सिवाय सायरा बेगम के। वो वहीं मन्नत के पास बैठ गई। शाम को वलीमे का फंक्शन रखा गया था। मन्नत कल रात तलहा के साथ हुए हादसे और सुबह अपने साथ हुए हादसे के बारे में सोचकर पहले से ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। उसने जो कुछ भी खुद को समझाया था कि वो इससे नहीं डरेगी, वो सब बेकार हो गया था। डर इस पर हावी हो रहा था। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से इसका मुझसे सामना कम हो रहा था, लेकिन जब सब चले जाएंगे तो फिर वो मेरे पास आएगा, तब मैं किस तरह इसका सामना करूंगी? आज की रात आखिरी रात थी, कल सब ने चले जाना था। मन्नत तो जैसे होश खोती जा रही थी। मन्नत किन सोचों में गुम हो? महर ने इसे हिलाया। महर मन्नत की तबीयत का सुनकर इससे मिलने आई थी कि कहीं ना कहीं मन्नत ने कुछ चौंक कर कहा, मन्नत यार क्या हो गया है? तुम ऐसी क्यों हो गई हो? और एक नजर जरा खुद पर तो डालो, कैसी होती जा रही हो? महर परेशानी से बोली। कुछ नहीं, मन्नत ने सर झुका लिया। कोई बात है तो बताओ ना, प्लीज शेयर करो। महर ने इस पर जोर दिया। कुछ नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद मन्नत बोली। महर जो पहले ही ताजुब से इसे देख रही थी। महर जानती थी कोई तो बात है जो मन्नत को परेशान कर रही है, लेकिन वो क्या बात थी ये वो जानती थी। वलीमे के फंक्शन में भी वो गैर दिमागी से शरीक हुई। तलहा ने भी बहुत जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है, लेकिन इसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं। सायरा बेगम इसे यूं देखकर परेशान हो गई थी। पहले भी कई बार वो इसके सामने आया था, लेकिन इस बार वो इससे कुछ ज्यादा ही खौफजदा हो चुकी थी, क्योंकि शायद इस बार वो जान गई थी कि वो कुछ भी कर सकता है। हाल से वापस आकर मन्नत सायरा बेगम के कमरे में सोने चली गई थी, और ये बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रात के आखिरी पहर मन्नत को आवाजें सुनाई दी। मन्नत, और वो आवाज वो कैसे भूल सकती थी? मन्नत ने झट से आंखें खोली। मन्नत ने दूसरी तरफ देखा तो वो सायरा बेगम के सरहाने खड़ा था। हमेशा की तरह काले लिबास में, लहू टपकाती आंखें हल्की रोशनी में भी साफ दिखाई दे रही थी। चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट सजाए। वो इसे देख रहा था। इसके हाथ में एक चाकू था और वो चाकू की नोक पर अपनी उंगली फेर रहा था। देखते ही देखते उसने सायरा बेगम के पेट में चाकू घोंप दिया। अम्मी! मन्नत जोर से चीख मारकर उठ गई। क्या हुआ मन्नत? सायरा बेगम इसकी चीख की आवाज से जाग गई। मन्नत ने इनसे लिपट कर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ मन्नत बेटा, कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? बताओ तो सही। सायरा बेगम परेशान हो गई। मन्नत बस रोए जा रही थी। मन्नत कुछ तो बताओ बेटा। सायरा बेगम का दिल कट रहा था।
इसे इस तरह रोता देखकर कुछ देर बाद वो इनसे लगी हुई सायरा बेगम ने इसे पानी पिलाया। अब क्या हुआ? सायरा बेगम ने प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। मम्मा, मम्मी। मन्नत ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा चलो बेटा, बस ख्वाब था, सो जाओ। सायरा बेगम ने भी और कुछ पूछना मुनासिब न समझा। मन्नत लेट गई और आंखें मूंद ली। या अल्लाह, मेरी बच्ची को न जाने किसकी नजर लग गई। सायरा बेगम ने अपने रब की बारगाह में दुआएं की और वो रब बेशक दुआ कबूल करने का इख्तियार रखता है, और मन्नत का माथा चूमकर इसके बराबर में लेट गई। आज सबके रोकने के बावजूद मन्नत कॉलेज में आ गई थी। मन्नत 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 अपनी सोचों में गुम थी। जब महर ने इसे हिलाया, हाँ, मन्नत होश में आते हुए बोली, यार आंटी को कॉल करके कह दे, आज तुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। महर ने कहा। लेकिन क्यों? मन्नत ने पूछा। मुझे कुछ काम है तो मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ, महर ने बताया। अरे कैसा काम? मन्नत ने पूछा। बस है कुछ तो कह देना आंटी को। ठीक है, महर ने इसे देखते हुए कहा। मन्नत ने सर हिला दिया। कॉलेज से वापसी पर महर मन्नत को लेकर मजार पर आ गई। यहाँ क्या काम है तुम्हें? मन्नत ने सामने देखते हुए पूछा। बस कुछ काम है, चलो तुम, महर ने संजीदगी से कहा और इसे लेकर मजार के अंदर आ गई। मन्नत और महर दोनों अंदर चली गई और वहीं मजार के बाहर खड़ी हो गई। महर और मन्नत ने मजार पर दुआ मांगी। फिर महर मन्नत को लेकर मजार के एक कोने में आकर बैठ गई। अब बताओ मसला क्या है तुम्हारे साथ? महर मन्नत से सख्ती से पेश आ रही थी और इसमें मन्नत की ही बेहतरी थी। कुछ नहीं, मन्नत सर झुका गई। तुम सबको पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। बताओ अब हुआ क्या है? भरोसा नहीं है मुझ पर? महर जज्बाती हो गई। मन्नत आहिस्ता से बोली। फिर महर ने इसका चेहरा ऊपर किया। देखो मन्नत, मैं जानती हूँ कि कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। कुछ तो है ऐसा, तुम ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई हो। तुम काफी देर खामोश बैठी रहती हो, चौंक जाती हो, हर वक्त कहीं गुम रहती हो। मैंने अक्सर तुम्हारे चेहरे पे खौफ की लकीरें देखी हैं। तुम किसी से डरती हो ना? कोई परेशान कर रहा है, बताओ कुछ तो प्लीज मेरी जान। इसे सबके लिए मन्नत बर्दाश्त करो, प्लीज शेयर करो मेरे साथ जो कुछ भी है। और अगर तुम्हें किसी से डर लगता है तो बताओ, वो जो भी है यहाँ नहीं आ सकता है। फिर महर ने इसे प्यार से समझाते हुए पूछा। वो काफी महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मन्नत ने चेहरा उठाते हुए कहा। इसकी आंखों में आंसू थे। कौन कौन पीछे पड़ा हुआ है? महर ने पूछा। मालूम नहीं वो कौन है, क्या चाहता है, मैं नहीं जानती। बस वो हर वक्त मेरे आसपास रहता है। मन्नत रोने लगी। फिर भी कुछ तो मालूम होगा इसके बारे में, कोई पता इसका? महर ने पूछा। मैं बस ये जानती हूँ वो कोई इंसान नहीं है, मन्नत रोते हुए बोली। महर को जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे सब बताओ शुरू से, कब से ऐसा हो रहा है? महर ने पूछा। 2-3 महीने हो गए हैं। शुरू में मुझे बस कुछ आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने अम्मी को बताया, उन्होंने कहा तुम्हारा वहम होगा। आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगने लगा जैसे कोई है जो मुझ पर नजर रखे हुए है और मुझे कुछ कह रहा हो। मैं डर गई। मैंने सोचा अम्मी को बताऊं, लेकिन सोचा अम्मी तो फिर वही कहेंगी तुम्हारा वहम है,
इस वजह से मैंने नहीं बताया। पहले सिर्फ वो मुझे महसूस होता था कि कोई है जो मुझे देख रहा है, मुझ पर नज़र रखे हुए है, मेरे साथ है। लेकिन कुछ हफ्तों से वो जाहिर होने लगा है और वो बहुत खौफनाक है। वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मुझे इससे बहुत वहशत होती है। जब वो मेरे पास आता है मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं फ्रीज हो गई हूँ। इस जगह से मैं हिल नहीं पाती। अगर कुछ पढ़ना चाहूँ पढ़ नहीं पाती। ऐसा लगता है जुबान पर ताला लग गया हो। मन्नत ये सब बताते हुए बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मन्नत ने शुरू से लेकर तलहा के साथ हुए हादसे और कल रात वाले ख्वाब तक की सब बातें मेहर को बता दी थी। मन्नत, पहले तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुम इतने महीनों से इतनी बड़ी मुश्किल में थी और मैं इन सब से बेखबर थी। मन्नत, शुरू में बताया होता तो मसला आसानी से हल हो जाता। 2-3 महीने मायने रखते हैं। मेहर परेशानी से बोली। मैं डर गई थी। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन वो मुझे बताने नहीं देता। वो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है जब मैं किसी को बताने की कोशिश करती हूँ। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें या किसी और को भी बताया तो वो इसे नुकसान न पहुंचा दे। मन्नत ने सर झुकाते हुए कहा। मन्नत, तुम जानती भी हो किस मुसीबत को अपने गले लगा बैठी हो। वो तुम तक रसाई हासिल करना चाहता है। वो एक गलीज किस्म का जिन है। इसका मकसद तुम्हारे करीब आना है और तुम इससे डरती आई हो। इसी वजह से वो तुम्हें डराता है। एक बुरी खातून ने आकर मेहर की बात काटते हुए कहा। ऐसे जिन जवान और खूबसूरत लड़कियों को तन्हा देखकर इनके पास आते हैं और तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी। अपने बालों को बांध कर रखा करो लड़की, और उससे डरा मत करो क्योंकि इसका सामना तुम कर सकती हो। जब तक खुद अपनी मदद नहीं करोगी कोई नहीं कर सकता तुम्हारी मदद। तुम डरती हो जब भी वो हावी है तुम पर। कभी भी इसे अपने करीब आने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। जहां तक तुम बता रही हो ना वहां तक तुमने इसका काम आसान बना दिया है। तुमने खुद इसे अपने पास बुलाकर। वो काफी हद तक बढ़ चुका था। वो खातून बोल रही थी। मेहर और मन्नत साकत खड़ी थी। ये लो, अपनी कलाई में बांध लो। इससे वो तुम्हें नजर तो आएगा लेकिन पास नहीं आ पाएगा। जब वो आए तो इससे डरना मत, सामना करना। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और हाँ, वो कोशिश करेगा, साजिशें करेगा कि तुम इसे खोल दो, लेकिन इसे मत खोलना वरना मुश्किल में पड़ जाओगी। गलती से भी गलती मत करना इस धागे को खोलने की। और हाँ, अगर खोल दिया तो हो सकता है वो तुम पर कब्जा कर ले क्योंकि तुम इसे अपने पास आने की दावत दे चुकी हो। अगर ये धागा खोल दिया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। खातून ने धागा मन्नत की तरफ बढ़ा दिया और थोड़ी सख्ती से कहा। ये लो, तुम भी इसे कलाई में बांध लो। तुम इस बारे में जान चुकी हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। खातून ने एक धागा मेहर की कलाई में थमा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत करेगा। खातून ने दवा दी। मन्नत और मेहर धागे को देखने लगी। लेकिन आप कौन? मन्नत के अल्फाज इसके मुंह में रह गए। ये कहाँ चली गई? मन्नत ने सामने देखा तो कोई भी नहीं था। पता नहीं, मेहर भी हैरान हो गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मन्नत रो देने को थी। मेरी जान, परेशान मत हो, इसे बांध लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेहर ने प्यार से कहा। क्या इसे बांधना ठीक रहेगा?
तूने देखा ना, वो अभी यहीं थी, अचानक कहीं गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। मन्नत उलझी। मन्नत, दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है। अल्लाह ने हमारी मदद की है अपने अच्छे बंदों के जरिए। तुम इसे बांध लो। मेहर ने इसे समझाया। दोनों ने एक दूसरे की कलाई पर धागे बांधे और घर के लिए निकल गईं। कुछ दिन बाद सब ठीक चल रहा था। मन्नत का खौफ पहले से बहुत कम हो चुका था। वो इसे नजर आता था, लेकिन इसे सुकून था कि वो इसके पास नहीं आएगा। अब मन्नत अपनी पहले वाली लाइफ में वापस आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सब घर वाले और मेहर भी बहुत खुश थी कि मन्नत पहले की तरह हंसने बोलने लगी है। मन्नत का डर कम तो हुआ था, लेकिन खत्म नहीं। मन्नत को लगने लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन आगे क्या होने वाला था सब इस बात से बेखबर थे। मन्नत, फिर तुमने क्या सोचा? मेहर ने मन्नत को मुखातिब करके कहा। किस बारे में? मन्नत ने पूछा। मेहर बोली, तलहा के बारे में। कुछ नहीं सोचा अब तक। मन्नत जो सर झुका गई थी। क्या तुम्हें अभी भी डर है इसकी बात का? मेहर ने पूछा। नहीं, मन्नत ने नफी में सर हिला दिया। अब तो वो जिन भी तुम्हारे पास नहीं आता, तो अब क्या मसला है? मेहर ने पूछा। कोई नहीं, मन्नत ने जवाब दिया। मन्नत, मुझे तुमसे बात करनी है, तलहा ने आते हुए कहा। ओके, करो बात। चलो मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। मेहर आंखें मारती हुई वहां से चली गई। तुमने मेरी बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तलहा मामूल के खिलाफ संजीदा नजर आ रहा था। कौन सी बात का? मन्नत ने अनजान बनते हुए कहा। मन्नत, तलहा ने इसे घूरा। चलो मैं सोच के बताऊंगी। मन्नत ने इधर उधर देखते हुए कहा। कल रात तक का वक्त है, जितना सोचना है सोच लो, तलहा ने कहा। मन्नत वहां से चली गई और तलहा खुश हो गया कि उसने कुछ तो कहा, वरना तो वो बिना कुछ कहे ही चली जाती थी। मन्नत ने तलहा को हाँ कर दी थी। तलहा तो मानो झूम उठा था। उसने मन्नत के बहुत रोकने और मना करने के बावजूद अपने घर पर बात कर ली थी। सीमा बेगम और अहमद साहब को तो कोई इतराज ही नहीं था। सीमा बेगम मानो उनकी तो दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वो सब कुछ बहुत जल्दी चाहता था, इसीलिए सीमा बेगम ने सायरा बेगम से बात कर ली थी। इनको भी भला क्या इतराज होना था? दोनों को ही अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। सब जगह खुशी का माहौल था। सब ही बहुत खुश थे सवाए एक के। तलहा ने एक नई जिद लगा रखी थी कि शादी की डेट जल्दी फिक्स हो जाए, कि जबकि सब कह रहे थे कि पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर सोचेंगे इस बारे में। लेकिन तलहा भी जिद्दी था, उसने सबको मना कर ही छोड़ा। तलहा और मन्नत के इम्तिहान के बाद की डेट फिक्स कर दी गई थी। इस बार पहली बार तलहा को इम्तिहान का इंतजार था। तलहा यार, पहले पढ़ाई तो खत्म होने दो। अभी से शादी की रट लगा ली तुमने, और अभी तो तुम कोई काम भी नहीं करते। मन्नत को इतनी जल्दी शादी का फैसला पसंद नहीं आया था। तो कोई बात नहीं, तुम बाद में भी पढ़ सकती हो, मैंने मना तो नहीं किया। और रही काम की बात तो तुम जानती हो, बाबा के ऑफिस का आधा काम मैं ही संभालता हूँ, और पढ़ाई के बाद पूरा मैं ही संभालूंगा। तलहा ने इत्मीनान से जवाब दिया। चलो ये तो ठीक है, लेकिन कैसा लगेगा मैं शादी के बाद पढ़ने जाऊंगी? मन्नत ने मुंह बनाया। अरे अच्छा लगेगा तुम्हें, और मैं साथ जाया करूंगा ना। तुम पहली बीवी होगी जो अपने शोहर को ऑफिस के लिए नहीं, कॉलेज के लिए तैयार करोगी। तलहा थोड़ा शौक हुआ। अरे तुम तो पागल हो, मन्नत बोली।
ہاں تمہارے لیے۔ طلحہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کتنی بکواس کرتے ہو تم۔ منت ہنسنے لگی۔ یار تھوڑی تو عزت کر لو، ہونے والا شوہر ہوں تمہارا۔ طلحہ نے معصوم سی شکل بنائی۔ ہاں ہاں ہاں، سوچ لو میں بدلنے والی نہیں ہوں۔ منت نے اسے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ ہمیں اپنی بے عزتی قبول ہے۔ طلحہ مسکرا دیا۔ طلحہ تم واقعی میں ہی پاگل ہو۔ منت ہنسنے لگی۔ طلحہ اسے ہنستا دیکھنے لگا۔ کمرے میں خوابناک ماحول تھا۔ طلحہ اپنے بیڈ پر لیٹا سکون کی نیند سو رہا تھا۔ وہ صرف میری ہے، اس سے دور رہو۔ جب اسے اپنے کانوں میں کسی کی سرگوشی سنائی دی، طلحہ اچانک چونک کر اٹھ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ طلحہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ طلحہ واپس بیڈ پر لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا، اور وہ دور کھڑا اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ طلحہ اور منت کے امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے۔ طلحہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس دوران ان کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے۔ کیونکہ وہ ان سب پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس نے کسی کو نہ بتایا اس بارے میں کچھ، اور نہ ہی کچھ خاص دھیان دیا۔ آج منت کا مائیو تھا۔ منت نے پیلے کلر کا نیٹ کا لہنگا پہنا تھا، جس کی چولی گرین کلر کی تھی۔ چہرے پہ لائٹ سا میک اپ کیا تھا، بالوں کو رول کر کے آگے کی طرف کیے۔ پھولوں کی جولری میں وہ نظر لگ جانے والی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، مہر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شکریہ، منت مسکرا دی۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہو محبت کے مل جانے سے۔ مان بھی لو، مہر نے اسے چھیڑا۔ منت جواباً مسکرا دی۔ خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ فنکشن سائرہ بیگم کے گھر پر ہی رکھا گیا تھا۔ مہر منت کو باہر لے گئی اور لون پر بنے اسٹیج پر بٹھا دیا۔ سائرہ بیگم نے منت کی نظر اتاری۔ سب نے منت کی خوب تعریف کی اور دعائیں دیں۔ کچھ دیر کے بعد رسمیں شروع ہو گئیں۔ منت پورے فنکشن میں کسی کی نظر کے حصار میں تھی، اور وہ یہ بات محسوس کر رہی تھی۔ رسمیں ختم ہونے کے بعد منت بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، تو مہر اسے اس کے روم میں چھوڑ آئی۔ منت ڈریسنگ کے سامنے کھڑی جولری اتار رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ منت نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے پہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر منت ڈر گئی۔ جب وہ سامنے آئے تو اس سے ڈرنا مت، اسے وہ تم پر حاوی ہو جائے گا، بلکہ اس کا سامنا کرنا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ خاتون کے الفاظ منت کے کانوں میں گونجے۔ منت خود کو نارمل کرنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے منت دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ منت اور اس میں کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا کہ اچانک وہ غائب ہو گیا۔ منت نے سکھا سانس لیا اور آ کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ طلحہ رات اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب کسی نے اس کی چادر کھینچی۔ طلحہ نے چادر واپس کھینچ کر اوڑھ لی۔ پھر سے وہی ہوا۔ طلحہ نے پھر چادر کھینچ کر اوڑھ لی۔ اگلی بار پھر وہی ہوا تو طلحہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زارا، کیا مسئلہ ہے؟ طلحہ سمجھتا رہا زارا اسے تنگ کر رہی ہے۔ آس پاس نظریں دورائیں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ طلحہ نے اپنے دائیں طرف رکھی ڈریسنگ کے شیشے میں چونک کر دیکھا۔ وہ صرف میری ہے، اس سے دور رہو۔ سامنے خون سے شیشے پر لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ دولہے کے ساتھ بھی کوئی ایسا مذاق کرتا ہے؟
طلحہ منہ بناتا ہوا اٹھا اور جا کر شیشہ صاف کرنے لگ گیا۔ صبح پوچھوں گا ان لوگوں سے، طلحہ سوچتا ہوا آ کر لیٹ گیا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتا ہوا غائب ہو گیا۔ طلحہ ان سب چیزوں کو ایک مذاق سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ اب اپنا کچھ اور ہی ارادہ بنا چکا تھا جس سے طلحہ بے خبر تھا۔ طلحہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کچھ دیر کے بعد بارات لے کے جانی ہے اور تم باہر جا رہے ہو؟ سیما بیگم نے پوچھا۔ ماما میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، بلکہ 15 منٹ میں۔ اوکے اللہ حافظ، طلحہ کہتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ اللہ حافظ، اللہ کے ایمان میں جاؤ، مجال ہے جو کوئی میری سن لے۔ سیما بیگم اندر چلی گئیں۔ طلحہ ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے لگا کار میں کوئی اور بھی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پر طلحہ نے چونک کر آگے دیکھا تو سامنے سے ٹرک آ رہا تھا۔ طلحہ نے فوراً سے گاڑی دوسری جانب موڑی۔ بال بچا، طلحہ نے لمبی سانس لی۔ طلحہ نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی۔ وہ ایک شاپ پر جا کر رک گئی۔ طلحہ اندر جا کر منت کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ پسند کرنے لگا۔ وہ باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر بار ناکام ہو رہا تھا۔ اب یہ بات اسے تیش دلا رہی تھی۔ طلحہ تحفہ لے کر واپس گاڑی میں آ گیا اور اللہ کا نام لیتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا طلحہ کو شدت سے انتظار تھا۔ دونوں نے نکاح کے خوبصورت بندھن میں ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد دونوں کو ساتھ لا کے بٹھایا گیا۔ آج منت بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ آج باقی دنوں سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ آخر آج اس کا دن تھا۔ منت نے لال کلر کے ساتھ گرین کلر کے کنٹراسٹ کا لہنگا پہنا تھا۔ معمول کے خلاف بالوں کو جوڑے میں قید کیے